मैं डॉक्टर अर्चना जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, जेटीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। जीन्स के हेरफेर से उसको इम्प्रूव किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को। और बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो सबसे पहले कॉल रिकी ने यूज करा था 1919 में। बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, यानी वो टेक्नोलॉजी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। ए टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जैसे पुराने समय में भी यीस्ट की हेल्प से ब्रेड बनती थी या और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यूज किए जाते थे, जैसे चीज का प्रोडक्शन। तो बायोटेक्नोलॉजी उस समय भी थी, लेकिन जो रिसेंट बायोटेक्नोलॉजी है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे पहले स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर 1973 में इन्होंने दी थी, उनके साथ कोवर्कर्स भी थे। इस टेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? वो डीएनए जिसमें डिफरेंट सोर्सेस से डीएनए सीक्वेंस जुड़ी हुई होती हैं, अटैच्ड होती हैं। इस तरह का डीएनए कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Now, what are the tools of recombinant DNA technology? They are enzymes, vector, and foreign DNA. अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर की जीन होती हैं, जिसको कि हम फॉरेन डीएनए कहते हैं, उसको वेक्टर से अटैच करके डिफरेंट एंजाइम्स का यूज करते हुए होस्ट सेल में इंसर्ट किया जाता है। वहां उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। जब वो लार्ज स्केल में बन जाते हैं तो उनको सेलेक्ट करके और फिर कॉमर्शियल यूज में उनका प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी चीज का। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन का आप ले लीजिए। इंसुलिन जो प्रोड्यूसिंग जीन है वो ह्यूमन बीइंग में से आइसोलेट की जाती है और ई कोलाई में वो इंसर्ट कर दिया जाता है। वहां पर उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा। लार्ज स्केल में जब प्रोडक्शन हो जाता है तो उनको आइसोलेट कर लिया जाता है इंसुलिन को, और कॉमर्शियल यूज के लिए काम में लेते हैं। तो सबसे पहले है एंजाइम। एंजाइम साइट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस। ये एंजाइम पर्टिकुलरली यूज किए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये। तो उसके लिए सबसे पहले आपको न्यूक्लिएजेस समझना होगा। न्यूक्लिएजेस क्या है? वो एंजाइम जो डीएनए को कट करने के काम आते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस। एक्सोन्यूक्लिएजेस जो कि डीएनए के टर्मिनल एंड पर कट करते हैं, और एंडोन्यूक्लिएजेस जो बीच में डीएनए को कहीं से कट करते हैं। बीच में कट करने वाले एंडोन्यूक्लिएजेस ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जो डीएनए को किसी भी जगह से कट कर देते हैं, दूसरे वो जो स्पेसिफिक साइट्स पर ही कट करते हैं। तो वो एंजाइम्स कहलाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस स्पेसिफिक साइट्स पर, जो कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, उन पे ही काम करते हैं। इन रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम्स होते हैं। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं? डीएनए के जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं उन पर इन्वर्टेड रिपीट्स, यानी एक स्ट्रैंड पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में और दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम बेस सीक्वेंसेस होंगी। जैसा यहां दिखाया गया है GTATAC, इसी तरीके से दूसरे स्ट्रैंड पर GTATAC। तो ये कहलाते हैं पैलिंड्रोम्स। तो रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में आपने पढ़ा। अब रेस्ट्रिक्शन साइट पर जो कट लगते हैं वो स्टैगर्ड कट। स्टैगर्ड कट का मतलब है कि
स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होने चाहिए ताकि दूसरा जो डीएनए है इससे अटैच हो सके। स्टिकी एंड्स, यहां आप देख रहे हैं कि एंजाइम इस तरह से कट कर रहा है कि ये स्टिकी एंड्स बन रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स बन रहे हैं। लेकिन जो ब्लंट एंड्स होते हैं उनमें सीधा ऐसे काटेगा, जो एंड्स हैं ब्लंट होंगे, स्टिकी एंड्स नहीं होंगे, यानी उस पर सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन नहीं होगा। तो इस तरह के एंड्स कहलाते हैं ब्लंट एंड्स। और जो स्टैगर्ड कट है विद स्टिकी एंड्स या कोहेसिव एंड्स, ये यूजफुल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। इसके बाद है नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। इनके लिए कुछ रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के लिए। जैसे जिस ऑर्गेनिज्म में से ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ है उसके आधार पर ही इनका नाम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई से जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट किया गया, ईको R1, तो इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है एंजाइम का वो जीनस से लिया जाता है और 2 लेटर्स जो हैं वो स्पीशीज से लिए जाते हैं। तो ये सोर्सेज हैं ई कोलाई RY13 स्ट्रेन, इससे इको R स्ट्रेन है और ई कोलाई एक नाम जीनस का है और 2 नाम ये स्पीशीज के हैं। इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है फर्स्ट को और ये स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इसी तरीके से जेंथोमोनास ओरिजी, इसका XOR, जीनस का जेंथोमोनास OR, ओरिजी का। थर्ड पॉइंट है कि ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं या फिर अंडरलाइन कर दिया जाता है इनको। इटैलिक्स में लिखे जाने चाहिए। अगर एक ही सोर्स से कई एंजाइम्स बनाए जाते हैं, आइसोलेट किए जाते हैं, तो उसमें से जिस तरह से भी उसकी डिस्कवरी हुई है, जो सबसे पहले डिस्कवर हुए हैं उनको रोमन लेटर में 1, उसके बाद जो डिस्कवरी हुई है उसको 2, इस तरीके से नाम दिया जाता है। जैसे ई कोलाई के R स्ट्रेन से फर्स्ट नंबर पर ये वाला एंजाइम डिस्कवर किया गया, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब यहां पर ये बताया गया है कि क्लीवेज साइट्स, हर एंजाइम की अलग अलग क्लीवेज साइट्स होती हैं। तो जहां एक एग्जांपल आपको बताया गया है कि ईको R1 जो एंजाइम है इसकी क्लीवेज साइट कहां पर है। ये देखिए आप, एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो यहां पर इसकी जो क्लीवेज साइट है GAA, इधर से भी GAA, यहां पर इस तरीके से ये क्लीवेज होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस के 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, जिसमें से टाइप 1 और टाइप 2 यूज इतने नहीं किए जाते। टाइप 2 को डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लगभग 1000 बेस पेयर दूर क्लीवेज करते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट के, और ये 25 बेस पेयर दूर क्लीवेज करते हैं। टाइप 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैलिंड्रोम्स के साथ साथ 4 से लेकर 6 बेस पेयर तक ही के अंदर ऐसे क्लीवेज करते हैं, इतना ही पोर्शन इसमें आता है, तो विद इन रिकॉग्निशन साइट होता है। इस कारण से इनको टाइप 2 को यूज किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए और दूसरे भी एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डीएनए लाइगेजेस, मिथाइलेजेस या मिथाइल ट्रांसफेरेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, टर्मिनल ट्रांसफेरेज, डीएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियेज आरएनएज H, SI न्यूक्लियेज, DNase 1 एंड पॉली A पॉलीमरेज। तो डीएनए, ये सारे एंजाइम्स वही जरूरत के हिसाब से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान यूज किए जाते हैं। ज्यादा डिटेल तो आप बाद में पढ़ेंगे जब डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि डीएनए लाइगेज जब
डोनर डीएनए और एक्सेप्टर डीएनए में क्लीवेज हो जाता है, उसके बाद जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है तो उसके लाइगेशन में यानी उनको जोड़ने के काम आता है। ये ई कोलाई और T4 फेज से आइसोलेट किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं एक्सेप्टर का डीएनए है, ये डोनर डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें OH ग्रुप है जबकि इसके 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप है। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम है। इसमें जो लाइसिन एमिनो एसिड है उसमें एमिनो ग्रुप होता है। लाइगेज इनकी प्रेजेंस में काम करता है NAD और ATP की। ये ATP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस एंजाइम के साथ एंजाइम AMP कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स जाकर के इस फॉस्फेट से अटैच होकर के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा और ये इस कारण से डीएनए का लाइगेशन हो जाता है, डीएनए जुड़ जाते हैं दोनों के। नेक्स्ट है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज तब काम में आता है जब हमको इनका स्टिकी एंड को नॉन स्टिकी बनाना होता है, क्योंकि जब क्लीवेज हुआ तो वापस से ये आपस में जुड़ सकते हैं, जो एंड्स हैं आपस में जुड़ सकते हैं। तो उसको नॉन स्टिकी बनाने के लिए एल्केलाइन फॉस्फेट यूज करते हैं। जैसे ही एल्केलाइन फॉस्फेटेज यूज करेंगे तो फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है और ये नॉन स्टिकी हो जाते हैं इसके एंड्स, जिनका लाइगेज पर कोई प्रभाव, लाइगेज के द्वारा जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिएक्शन नहीं होगी कोई। इसके बाद है नेक्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्शन जैसा कि आपको मालूम ही है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज किया जाता है जब एमआरएनए से हमें डीएनए बनाना होता है। और ये हम तब यूज करते हैं जब हमें या तो आर्टिफिशियल डीएनए बनाना होता है या जो कि जीन लाइब्रेरी के लिए बनाया जाता है। ये कैंसर सेल्स और रेट्रोवायरस से आइसोलेट किए जाते हैं। टर्मिनल ट्रांसफेरेज, ये डीएनए में होमोपॉलीमर टेल अटैच करने के काम आते हैं। होमोपॉलीमर टेल जैसे पॉली ए, पॉली सी, पॉली जी, पॉली टी, तो उसको अटैच करने के ये काम आते हैं। डीएनए पॉलीमरेज, ये आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस में भी काम आते हैं और मार्कर डीएनए के लिए काम आते हैं। राइबोन्यूक्लियेज आरएनएज H, ये डीएनए आरएनए जो हाइब्रिड बनता है उसको आइडेंटिफाई करने में काम आता है और इसके अलावा एमआरएनए को उससे डिटैच करने के, इस हाइब्रिड से डिटैच करने के लिए काम आता है। एसआई न्यूक्लियेज जो कि स्टिकी एंड को ब्लंट एंड में कन्वर्ट कर देते हैं। जरूरत के हिसाब से कई बार हमें स्टिकी एंड्स को ब्लंट एंड में कन्वर्ट करना है तो हम वहां पर यूज करते हैं एसआई न्यूक्लियेजेस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ब्लंट, यहाँ से इसका क्लीवेज हो गया और ब्लंट एंड वाला और जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो स्टिकी एंड था जो इसका, वो दोनों अलग हो गए हैं। डीएनए इज 1, ये डीएनए फुटप्रिंटिंग, आरएनए प्यूरिफिकेशन और ट्रांसलेशन में काम आता है। पॉली ए पॉलीमरेज जो कि आरएनए के 3 प्राइम एंड पर एएमपी को यूनिट को अटैच करने के काम आता है।